गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल मैंने कुछ असाइनमेंट दिए थे, तो किन्ने कर लिए हैं? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर और ये सब के फंक्शन। तो आज क्या करते हैं कि इनको देख लेते हैं कैसे अपन बनाएंगे, क्योंकि ये तो हो गए नहीं। तो एक है फंक्शन ऐड, और इसमें दो नंबर को अपन इनपुट करते हैं, num1 एंड num2। ठीक। और रिटर्न क्या कराएंगे? num1 प्लस num2। ठीक। सेकेंड है सब्सट्रैक्शन का। फंक्शन सब्स नम, सिंपल सा था। num1 और num2 दो ये फंक्शन लेगा और रिटर्न करेगा num1 माइनस num2। ठीक। मल्टीप्लिकेशन का ctr फंक्शन मल्टी, ये दो अंकों का मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो num1 कॉमा num2 रिटर्न num1 मल्टीप्लाई बाय num2। ठीक है। थर्ड डिवीजन, तो फंक्शन पावर वाला कर लेते हैं, num1 कॉमा num2 रिटर्न num1। और ये वाला मैंने साइन आपको बताया था, ये क्या करता है कि पावर, डबल स्टार पावर के लिए यूज होता है ना। फिर फंक्शन डिवीजन num1 कॉमा num2 रिटर्न num1 डिवाइडेड बाय num2। ठीक। अगला कौन सा है? डिवीजन रिमाइंडर का। सेम कॉपी किए, रिमाइंडर, और यहाँ परसेंटेज का साइन लगा दे। सारे फंक्शन अपने बन गए हैं। ठीक। अब रिलोड करते हैं। यहाँ अपन क्या है, ऐड फंक्शन अपने को कॉल करना है। तो ऐड फंक्शन के लिए दो अंकों का जोड़, तो 2 प्लस कॉमा करना है, तो ये क्या करेगा, दो अंकों का जोड़ दे देगा। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में अपन क्या करेंगे, अगर अपने को माइनस करना है तो 20 माइनस 5। अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 20 में से। देखो ये क्यों नहीं कर रहा है, SUBS, अच्छा कॉमा लगाना। ठीक। तो ये क्या करता है, उसको सब्सट्रैक्ट करके दे देगा। मल्टी देखते हैं। तो दो अंकों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो दो अंक दिए, उसने क्या किया है कि मल्टीप्लिकेशन करके दे दिया। पावर और 2 की पावर 8, तो ये उसका पावर निकाल के दे दिया। डिवीजन 18 भागे 2, तो 9। फिर रिमाइंडर 27 भागे 4, इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या करता है, 3
रिटर्न करके इसमें दे दिया। तो सारे अपन फंक्शन बना के देख लिए हैं। ये तो हो गया असाइनमेंट का। अब एक और अपना पढ़ते हैं स्कोप के बारे में, ठीक है ना। ये असाइनमेंट हो गया, असाइनमेंट ये हो गया अपना। और अगला देखते हैं कि स्कोप क्या होता है। मतलब जैसे कोई वेरिएबल अपन ने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन बनाया और इसमें फंक्शन का नाम ऐड या फिर माई वेरिएबल नाम का एक फंक्शन बनाया और इसमें एक वेरिएबल लिखा लेट माई var इक्वल टू 40। ठीक, तो क्या होगा, क्या इस माई वेरिएबल को मैं यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब कंसोल डॉट लॉग माई var, क्या मैं इसको यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ? तो रन करके देखेंगे। ठीक, अब ये क्या होता है, ये क्या बोल रहा है, माई वेयर इज नॉट डिफाइंड। अगर सेम मैं ऐसे कर देता हूँ माई var इक्वल टू लेट इक्वल टू 10। ठीक, तो क्या हो गया, वो मुझे माई वेयर की वैल्यू दे दिया है। तो इसका एक्चुअली होता क्या है कि फंक्शन के अंदर जो हम बाहर डिफाइन करते हैं उसका कोई स्कोप नहीं रहता। या फिर फंक्शन के अंदर अपन कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी वेरिएबल वैल्यू अपन ने डिफाइन किया और इसको अगर हम फंक्शन के बाहर यूज करना चाहते हैं तो वो यूज नहीं करने देगा। ठीक है ना। तो फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल अपन डिफाइन करते हैं उनका स्कोप सिर्फ इस ब्रैकेट तक ही रहता है। मतलब ये ब्रैकेट जहां चालू हुआ ब्रैकेट बंद हुआ, यहाँ तक बस इसका स्कोप रहता है। इसके बाद इसका स्कोप, ये जो वैल्यू है या वेरिएबल है, या फिर यहाँ हम कोई पैरामीटर भी देते हैं जैसे num1 और num2, ठीक, इनका भी स्कोप जो है वो सिर्फ कहां तक रहता है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। मतलब num1 को हम यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, ये वाले वेरिएबल को हम यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये फंक्शन तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो हमको वैल्यू कैसे मिलेगी? तो चेक कर लेते हैं हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करके। तो माई वेरिएबल नाम का एक जो फंक्शन है उसको हमने एग्जीक्यूट भी किया और फिर लॉग कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी वो क्या कर रहा है, इस वैल्यू को यहाँ एक्सेस नहीं कर पाए। ये देखिए वैल्यू जो है वो फंक्शन के बाहर, उसका कोई स्कोप नहीं। तो ये क्या होता है, हमने क्या सीखा कि स्कोप के बारे में, कि कोई भी जो वेरिएबल होता है उसका स्कोप क्या रहता है, सिर्फ उस फंक्शन के अंदर तक रहता है। अब कोई वेरिएबल हमने पहले फंक्शन के बाहर डिफाइन कर दिया है, तो ये वेरिएबल क्या कहलाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। इनका एक्सेस यहाँ भी होगा, उसके अंदर फंक्शन देंगे तो उसमें भी होगा। तो ये वैल्यू का यूज हम यहाँ कर सकते हैं। मतलब वो क्या करेगा, यहाँ बिना लेट के भी माई var इक्वल टू, अगर यहाँ हम उसकी वैल्यू को चेंज कर दिए, ठीक है ना। अब मैंने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, तो पहले देखते हैं बिना एग्जीक्यूट करे माई var की वैल्यू कितनी है, इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है। तो कंसोल डॉट लॉग माई var, ठीक, और इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए पहले कितनी वैल्यू थी, 10, लेकिन जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, फंक्शन रन हो गया, उसके बाद माई var की वैल्यू कितनी हो गई, 40। मतलब इस वाले वेरिएबल की वैल्यू वो अंदर एक्सेस कर रहा है, लेकिन ये अंदर वाले वेरिएबल की वैल्यू हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये होता है स्कोप। ये वेरिएबल का स्कोप सिर्फ कितना है, इस वेरिएबल का तो सारी जगह है, सब जगह अपन एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं या कोई पैरामीटर में वैल्यू पास करते हैं, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल लेते हैं यहाँ पैरामीटर में, तो उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन के ब्रैकेट तक ही रहता है। मतलब इसके ब्लॉक तक ही इसका स्कोप रहेगा। सिमिलर वे में देख लेते हैं कि अगर हमने क्या किया, एक वैल्यू यहाँ लिखा इफ ट्रू, ठीक है ना, और क्या करते हैं यहाँ वेरिएबल लेते हैं इसको,
लेट var इक्वल टू 1 इक्वल टू 40। ठीक, if 2 is greater than 1। ठीक ना, ट्रू ही आएगा तो कुल मिला के ट्रू ही लिख लेते हैं। अब क्या करता हूं मैं, यहाँ वेरिएबल को कंसोल डॉट लॉग ट्रू है, ये इफ के अंदर हमने ट्रू पास किया है तो ये तो रन होगा ही। अब मैं क्या करता हूँ, ये वेरिएबल 1 को यहाँ एक्सेस करता हूँ, रन करें। ये देखिए तो क्या बोलता है कि वेरिएबल 1 इज नॉट डिफाइंड, मतलब इस वेरिएबल को भी अपन क्या कर सकते हैं, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि क्या है, ये रन होगा। मतलब यहाँ हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ कुछ अपन स्ट्रिंग पास करते हैं, दिस इज वर्किंग। चूंकि कंडीशन ट्रू है तो क्या करता है, दिस इज वर्किंग, ये रन होगा और ये वेरिएबल देगा भी, उसको इनिशियलाइज करे भी करेगा, लेकिन इस वेरिएबल को हम इसके इस ब्रैकेट के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम पहले दिए होते var1 इक्वल टू लेट var1 इक्वल टू 80। ठीक, अब क्या करेगा, इसमें हम बिना लेट के भी, मतलब बाहर जो वेरिएबल दिए हैं उसको हम यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए कंसोल लॉग चला के तो क्या होगा, वो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक ना, मतलब ये अपना चलेगा फंक्शन और वो वेरिएबल की वैल्यू को जो हमने ऊपर दिया था उसको वो चेंज कर पा रहा है। या फिर प्लस इक्वल टू उसमें अपडेशन भी कर लेगा, तो 120, पहले 80 था उसमें 40 और जोड़ दिए तो वो 120 हो गया। मतलब ये वाला वेरिएबल यहाँ अंदर एक्सेस होता है, जबकि अंदर के वेरिएबल को हम क्या है, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, न इसके पहले न इसके बाद में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फंक्शन को हम और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी फंक्शन हम बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, फंक्शन और FUNCTION फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम, ठीक है ना, माई फंक्शन, और फिर इसके अंदर अगर अपने को पैरामीटर देना हुआ तो हम देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन को भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो लेट माई फंक्शन इक्वल टू फंक्शन, और इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये जो माई फंक्शन है इस वेरिएबल में ये पूरा फंक्शन स्टोर हो गया है। जैसे इसके अंदर अपन लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और दिस इज फंक्शन बॉडी, दिस इज फंक्शन बॉडी। अब क्या होता है कि फंक्शन, अब इस माई फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। ठीक, सेव कर दिया मैंने और ये फाइल को रिफ्रेश कर, इसमें अब मैं माई फंक्शन को यूज कर सकता हूँ यहाँ, क्योंकि वो फाइल तो है ही। ठीक, तो ये क्या करता है, ये वाला माई फंक्शन में क्या स्टोर हो गया है, माई फंक्शन में क्या स्टोर हो गया है, इस तरह का एक पूरा का पूरा फंक्शन भी अपन वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और इसको कॉल करना हुआ तो क्या लिखेंगे, माई फंक्शन और ब्रैकेट, तो ये क्या करेगा, जो उसके अंदर होगा वो रन करेगा। सेम एक चीज और देखते हैं, जैसे इसका नाम अपन हेलो लिख सकते हैं। और अब देखिए हमारे पास क्या है, हेलो है क्या, रिफ्रेश करें और यहाँ लिख देता हूँ हेलो। ये अपने को नहीं मिलेगा, लेकिन माई फंक्शन जो है वो अपने को मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि अपन क्या कर सकते हैं कि फंक्शन को किसी वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हैं। ठीक, हेलो, इसको ये देखिए, हेलो भी फंक्शन अपने को यहाँ नहीं मिलता। ठीक, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन बनाए उसको अपन वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि ये हेलो अपने को
किसी काम में नहीं आया, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, माई फंक्शन इक्वल टू फंक्शन, और डायरेक्ट यहाँ फंक्शन की बॉडी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, तो इसका तो कोई यूज नहीं था, यहाँ हेलो हमने लिखा था, सिर्फ वो देने के लिए अपन ने लिख दिया था और अपन यूज कहीं नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से अपन उसको रिमूव कर दीजिए और डायरेक्ट माई फंक्शन क्या कर सकते हैं, अपन यूज कर सकते हैं। अब कोई कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, फंक्शन की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, तो अपन क्या कर सकते हैं, माई फंक्शन कोई भी फंक्शन है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई एक नया फंक्शन बनाया, ठीक ना, लेट न्यू फंक्शन फंक्शन, लेट न्यू फंक्शन। अब मैं क्या करता हूं, माई फंक्शन में एक पैरामीटर देता हूं str। ठीक, और क्या करता हूं, एक नया फंक्शन बनाता हूं इक्वल टू फंक्शन, और इसमें क्या कर सकता हूं, मैं माई फंक्शन को ही, मतलब किसी फंक्शन को एज अ पैरामीटर अपन पास कर सकते हैं और उसको उसके अंदर कॉल करा सकते हैं। ठीक, देखिए ये कैसे काम करेगा। मैं क्या करता हूं कि ये वाला जो न्यू फंक्शन है इसको मैं कॉल करता हूं, तो कॉल क्या होगा, ये वाला फंक्शन होगा न्यू फंक्शन। स्पेलिंग गलत है थोड़ी, FUNCTION, ठीक है। अब देखिए मैं न्यू फंक्शन को कॉल कराता हूँ और इसके अंदर क्या है कि एक पैरामीटर मांग रहा है, कोई सा अपने को फंक्शन चाहिए। ठीक, तो यहाँ क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैं फंक्शन लिखता हूँ, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी फंक्शन के एज अ पैरामीटर मैं कोई फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ। तो ये अपन डिलीट भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है कि इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेलो हाउ आर यू। ठीक, अब न्यू फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, लेकिन यहाँ क्या है कि हमने डिफाइन किया था, यहाँ हमने न्यू फंक्शन डिफाइन किया है तो ये कॉल होना चाहिए। अच्छा, रिफ्रेश नहीं किया शायद, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखिए हेलो हाउ आर यू वो प्रिंट कर रहा है। ठीक, तो मतलब इसका कहने का मेरे मतलब था कि मैं क्या कर सकता हूं कि डायरेक्ट फंक्शन को ही एज अ पैरामीटर अपन पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। ठीक, जैसे इस केस में हुआ, ये जो अपन क्या कर सकते हैं, फंक्शन को ही डायरेक्ट भेज सकते हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे, एक मतलब मैं फंक्शन लेता हूं, इसमें लिखता हूं लेट रन 2 टाइम्स। ठीक, और ये क्या करेगा, इक्वल टू फंक्शन, ये एक फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट लेगा, तो मैं एफ लिख देता हूं। ठीक है, और ये क्या करेगा, एफ को 2 बार रन करा देगा। ठीक, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूं, लेट माई रन है, हो गया है तो इसको रन लिखते हैं, रन टू टाइम्स। ठीक, अब इसके अंदर एक मैं फंक्शन लेता हूं, सो मैसेज। ठीक, इक्वल टू फंक्शन सो मैसेज इक्वल टू फंक्शन, और ये क्या करता है, सिर्फ एक मैसेज को शो करता है, कंसोल डॉट लॉग दिस इज माई मैसेज। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ कंट्रोल एल से रिलोड किया, सॉरी क्लियर किया, और मैं रन 2 टाइम्स वाला जो मेथड है उसमें क्या करता हूं, सो मेथड को कॉल कर देता हूं, सो मैसेज वाला जो फंक्शन है उसको मैं पास कर देता हूं। तो ये क्या करेगा, उस
फंक्शन को 2 बार कॉल कर रहा है। ठीक ना, तो हम कोई ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो 2 बार कॉल करे। माने किसी कोई भी फंक्शन हम उसमें पास करें तो उस फंक्शन को वो 2 बार रन कर दे। तो अभी हमने सिर्फ एक बार क्या कराया है, कॉल कराया है, तो वो क्या करेगा, 2 बार उसको रन कर देगा। अब देखिए यहाँ पर हम फंक्शन पास कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ ऐसा दे देंगे तो क्या करेगा, वो एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि ये फंक्शन जैसे ही हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, मतलब ब्रैकेट लगाते हैं, वो फंक्शन को वहीं पर रन कर देता है। तो ये क्या होगा, सो मेथड वहीं पर रन हो गया एक बार। ठीक, और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या होगा, इस फंक्शन के लिए जो बाहर वाला फंक्शन है अपना रन 2 टाइम्स वाला, उसके लिए एज अ आर्ग्यूमेंट यूज करेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक, जब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसमें कोई अपने को मेथड इनपुट मिलेगा नहीं। अब इसमें कोई इनपुट मिलेगा नहीं तो क्या करेगा, उसको रन करेगा नहीं, है ना। तो वो क्या करता है कि फंक्शन इज एफ इज नॉट अ फंक्शन, मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं किया। सो मैसेज हमने इसको डायरेक्ट रन कर दिया है तो इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की है। जब रिटर्न नहीं की रही है तो इसमें कोई वैल्यू नहीं गई है, और जब वैल्यू गई ही नहीं है तो उसको रन क्या करेगा, तो वो क्या करता है, एरर दे रहा है। लेकिन क्या करेगा, जैसे ही अपन पैरेंथेसिस लगाते हैं ब्रैकेट, तो वो मेथड को रन कर देता है। सो मेथड एक बार रन हो गई। तो अपन क्या करेंगे, जब भी एज अ आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन को पास करना हुआ तो उसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब क्या है कि एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ये रन 2 टाइम्स, माने क्या करता हूं मैं, यहाँ रन एन टाइम करके एक फंक्शन बनाता हूं, और मैं लिखता हूं कि कोई भी जो फंक्शन दूं वो एन टाइम रन हो। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, एक फॉर लूप लगाता हूं, फॉर, ठीक, आई, और आई इज लेस देन एन, और आई प्लस प्लस। ठीक, ये अपन ने नॉर्मल फॉर लूप लगाया है। और क्या कर सकता हूँ, फन को, जो एफ अपना क्या हुआ था, अंदर आया था, एफ जो फंक्शन अपन ने पैरामीटर पास किया है उसको रन करेगा, कितने टाइम, एन टाइम। ठीक है ना, जो भी हम नंबर देंगे। तो ऐसे ही क्या करते हैं, अपन ने एक मैसेज एक फंक्शन है अपना। ठीक, अब इसको किया मैंने क्लियर, और रन, रन एन टाइप, रिफ्रेश नहीं किया तो इसलिए आ नहीं रहा, रन एन टाइम्स। और यहाँ क्या करता हूँ, मैं कोई फंक्शन देता हूँ, सो मैसेज नाम का एक मैंने फंक्शन दिया, और कॉमा करके लिखा मैंने 10 बार ये रन होना चाहिए। ठीक, और इसको मैं क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये क्या करता है, 10 बार रन करेगा। लेकिन ये अभी क्रोम क्या करता है कि उसको कोलैप्स कर देता है। ये क्रोम का फीचर है कि हमने कोई मेथड दिया है, कोई जो आउटपुट है वो सेम लाइन में अगर प्रिंट हो रही है बार बार, तो क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेशन कर देता है। ऐसे ही मान लीजिए मेरे को एक फंक्शन बनाना है जो कि एक फंक्शन बनाना है जो कि वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। जो नंबर है जितनी बार भी हम देंगे वो क्या करेगा, उसको रिपीट करेगा, मैसेज को रिपीट करेगा। तो क्या है, एक फंक्शन बनाया मैंने सो मेथड, या फिर इसी को, तो जो भी अपना आउटपुट मिलेगा, जैसे मान लीजिए क्या करता हूं मैं, यहाँ हाय लिखा मैंने, हाय रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न हाय। या फिर क्या करता हूं मैं, यहाँ आर्ग्यूमेंट तो दे नहीं सकते, चलिए अब ये जो फंक्शन है इसको मैं दूंगा हाय, और ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है ना, इसको क्या करता हूं मैं, लेट, एक वेरिएबल ले लेता हूं मैसेज इक्वल टू इंटर। ठीक है ना, और ये क्या करेगा, मैसेज प्लस इक्वल टू, फंक्शन से जो भी रिटर्न करेगा उसको क्या कर देगा, वो प्लस कर देगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इसको रन करता हूं, रिफ्रेश किया, ठीक, रन एन टाइम, फंक्शन का नाम दिए
सो मैसेज और कॉमा कितनी बार, 10 बार, और इंटर की। तो ये कंसोल डॉट लॉग अपन कहीं नहीं लगाए। इसके बाद कंसोल डॉट लॉग msg, ठीक, रिफ्रेश किया, कॉपी कर लेता हूँ, उसको रिफ्रेश किया, पेस्ट, इंटर। ये देखिए उसने क्या किया है कि जितनी बार भी मैंने नंबर दिया है उसने उतनी बार रन कर दिया। तो ये ज्यादातर अपन प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करते हैं, लेकिन क्या होगा जावा स्क्रिप्ट जब आगे अपन बढ़ेंगे ना, तो इस तरह के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होंगे जिसमें क्या होगा, फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट अपने को पास करना होगा, ठीक। तो उसमें क्या है, उस केस में क्या होगा, अपने को पता होना चाहिए कि हम किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, मतलब एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं और उसको उस फंक्शन के अंदर रन कर सकते हैं, ठीक। ये वाला समझ में आ गया। ये वाला समझ में आ गया, तो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते थे, लेट माई ओबीजे, ऑब्जेक्ट का नाम है, इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करते थे। और यहां पर क्या कर सकते हैं, अपन फंक्शन को भी एज अ प्रॉपर्टी दे सकते हैं। जैसे एक क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं, ऑब्जेक्ट है CALC, ठीक, कैलकुलेटर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन ऐड नाम का फंक्शन, और ये क्या करेगा, दो वैल्यू लेगा कोई भी, num1 कॉमा num2, ठीक। और ये क्या कर देगा, रिटर्न करेगा num1 प्लस num1 प्लस num2, ठीक। और एक और बना लेते हैं, सब्सट्रैक्ट नाम का फंक्शन, और फंक्शन, यहाँ कॉमा लगाएंगे जैसे नॉर्मली अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। और ये क्या करेगा, दो अंकों को सब्सट्रैक्ट करेगा, num1 कॉमा num2, और रिटर्न में क्या करेगा, num1 माइनस num, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अपने को क्या हुआ है कि अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट क्या नाम से, CALC नाम से, डॉट ऐड, इसका एक फंक्शन है जिसमें अपन दो अंकों को जोड़ेंगे और वो क्या करेगा, अपने को रिटर्न देगा। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एज अ प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ कोई वैल्यू भी दे सकते हो कि पाई, पाई नाम की एक वैल्यू लिए और यहाँ 3.14 अपन ने वैल्यू को सेव करा दिया। तो यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो CALC डॉट पाई नाम का अपने को वेरिएबल मिल जाएगा, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी जिसकी वैल्यू वो इंटर करेगा। तो जैसे अपन ने मैथ ऑब्जेक्ट देखा था ना, जो बिल्ट इन रहता है, मैथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिल्ट इन है, डॉट, सॉरी, डॉट पाई। तो ये क्या है, बिल्ट इन है। ऐसे ही अपन अपना खुद का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसमें बिल्ट इन फंक्शन बना सकते हैं, कोई वैल्यू दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, वैल्यू अपने को रिटर्न करेगा। जैसे एक चीज और देखते हैं, इसमें दिस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं अपन। जैसे एक दिस कीवर्ड आप लोग याद रख लीजिएगा, कैसे यूज करेंगे, जैसे एक लेट ऑब्जेक्ट बनाते हैं पर्सन नाम,
ठीक है ना, पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बराबर लिखा। अब इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होगी, जैसे फर्स्ट नेम इक्वल टू यहाँ कॉलन साइन से लिखते हैं, और ये सतानंद, ठीक। लास्ट नेम इक्वल टू, सॉरी, TIWRI तिवारी, ठीक। एक फंक्शन भी बना दिए फुल नेम का, तो फुल नेम इक्वल टू फंक्शन, जो कि क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न दिस, यहाँ दिस डॉट फुल नेम, ठीक, प्लस स्पेस दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है, ये हो गया। और दे दिए एज 30, ठीक। एड्रेस सिटी शहडोल, हाउस नंबर 203। अभी मैं ऐसे रैंडम दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्टेट, यहाँ देखिए यहाँ कुछ गलत है, प्लस नहीं लगा। स्टेट MP, ठीक। और पिन कोड इक्वल टू 484001, कॉमा। अब एक फंक्शन और दे देता हूँ, एड्रेस। एड्रेस नाम का फंक्शन है, तो फंक्शन कॉलन साइन लगाए, और ये क्या करेगा, फुल एड्रेस रिटर्न कर देगा। रिटर्न, यहाँ बैकटिक यूज कर लेता हूं मैं, ठीक। दिस डॉट, इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट, दिस डॉट हाउस नंबर, ठीक। फिर कॉमा, एंड का साइन, ये दिस डॉट हाउस नंबर के बाद क्या है, लिखेंगे सिटी, कॉमा, एंड परसेंटेज का साइन, दिस डॉट स्टेट, कॉमा, दिस डॉट पिन कोड, ठीक ना। ये अपने को फुल एड्रेस ये रिटर्न करके देगा। अब चलिए पर्सन को अपन अपने उसमें मेथड में यूज कर देंगे। तो फर्स्ट पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो वो फर्स्ट नेम रिटर्न कर देगा। ऐसी पर्सन डॉट फुल नेम, ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन को अपने को कॉल करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा, अरे फुल नेम लिखा, फर्स्ट नेम, ये उसने क्या किया, फंक्शन को ही ऐड कर दिया। तो ये थोड़ी सी गलती हुई है मेरे से। तो पर्सन डॉट फुल नेम, ये क्या करेगा, फंक्शन है, ये एग्जीक्यूट होगा तो वो फुल नेम रिटर्न करेगा। ऐसे ही पर्सन डॉट एज क्या है अपनी 30, तो ये अपने को प्रॉपर्टी देगा। लेकिन उसमें कोई अगर फंक्शन है हमारा, जैसे एड्रेस नाम का एक फंक्शन है, तो उसको जब हम कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमको फुल एड्रेस। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो एज अ प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं, और वैल्यू में कोई नया एक फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। और उसको यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर, इससे क्या फायदा होगा
कि अपना जो सारी चीजें हैं वो एक जगह रहती हैं। जैसे कैलकुलेटर नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसमें मैं सारी चीजें डाल सकता हूँ, ऐड का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, तो अपना एक ही जगह बाइंड करके वो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर रख देता है। तो कैलकुलेशन डॉट ऐड मतलब सिमिलर टाइप के अपन मेथड और सिमिलर टाइप की वैल्यू को अपन ने इनकैप्सुलेट कर दिया है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में। ठीक ना, तो हर चीज एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अपन ने स्टोर कर दिया है। तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम भी ले सकते हैं, और कोई फंक्शन अगर अपन ने बनाया है तो उसको भी रन करा सकते हैं। वेलकम बैक। चलिए आगे देखते हैं कुछ और चीजें। जैसे क्या होता है कि अभी अपन कोई भी कोड को रन करते, जिस जैसे मान लीजिए अपन ने क्या लिखा यहाँ, यह है पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो ये क्या कर देता है, फर्स्ट नेम रिटर्न कर देता है। अब ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कि उसमें पर्सन में है ही नहीं, पर्सन डॉट मान लीजिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट करके एक अपन ने उसका यूज किया, पर्सन डॉट डिस्ट्रिक्ट, तो वो क्या करता है, अनडिफाइंड दे देता है। ठीक, और कुछ चीजें हैं जो अपने को एरर देती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, हेलो डॉट टू, अब हेलो क्या है कि अगर इस तरह से अपन देते हैं, एक वेरिएबल लिए, इसको मैं एक वेरिएबल लिया मैं, लेट वेरिएबल या str इक्वल टू हेलो या फिर हेलो। ठीक है, और क्या करता हूँ, str कंसोल, सॉरी, इसी को अपन यहाँ यूज कर सकते हैं, इसका str को अपन प्रिंट कर सकते हैं डॉट टू अपर केस, फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, तो वो क्या कर देगा, हमको अपर केस की वैल्यू देगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग str डॉट टू अपर केस, ये फंक्शन कॉल कराएंगे तो ये क्या करेगा, लॉग करेगा अपने को हेलो। लेकिन मान लीजिए कोई ये वेरिएबल है वो डिफाइन ही नहीं है, तो अपने को क्या करेगा, एरर देता है कि स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, और इसके पहले देखिए क्या लिखता है, अनकॉज्ड रेफरेंस एरर। ठीक ना, ऐसी एरर जो कि जावा स्क्रिप्ट पकड़ नहीं पाया। तो क्या होता है कि ये क्या करेगा कि आगे का कोड भी ब्लॉक कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कंसोल डॉट लॉग, और आगे अपन ने कुछ अच्छा सही सा कुछ लिखा है, हेलो दिस शुड बी वर्क, तो क्या होगा कि ये तो वर्क करना चाहिए ना, मींस एरर तो यहाँ आई है, इस लाइन में एरर आई है, 785 लाइन में एरर आई है, लेकिन 787 लाइन वाला कोड तो चलना चाहिए, लेकिन क्या करेगा, वो आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो क्या होगा, इस केस में अपने को कुछ ऐसा मैकेनिज्म अपने पास होना चाहिए जो कि हमारे एरर को, कोई भी अगर एरर आती है सिंटेक्स को छोड़ के, मींस अगर आप इस तरह से दोगे तो ये वाली एरर तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, सिंटेक्स एरर को छोड़ के, ये सिंटेक्स एरर वो नहीं कैच कर पाता है, लेकिन अगर आपने सिंटेक्स एरर नहीं दिया है, प्रोग्रामेटिकली ये सही है, ठीक है ना, कि उसको लगता है कि str नाम का कोई वेरिएबल होगा, उसको अपर केस करना है अपने को। ठीक, या फिर अपन क्या करते हैं कि एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन टू अपर नाम का एक फंक्शन लिए, और जिसमें क्या कर सकते हैं, अपन एक स्ट्रिंग पास किए, और स्ट्रिंग को रिटर्न या फिर कंसोल डॉट लॉग str डॉट टू अपर केस, अपर केस, ये अपन ने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है। अब इस फंक्शन को अपने को कॉल करना है, तो क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए
इस फंक्शन को कॉल करना है तो टू अपर, और यहाँ का क्या कर दिया अपन, स्ट्रिंग पास किए, ठीक ना। ये स्ट्रिंग को अपन ने पास किया तो ये रिटर्न में क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को कैपिटल में लिख देगा। लेकिन मान लीजिए इसमें कोई वैल्यू अपन ने पास नहीं की, ठीक, खाली छोड़ दिया, तो ये क्या करता है, एरर देगा। एरर दिया, और अगर आप लीजिए, मान लीजिए कि ये टू अपर केस हमने यहाँ लिखा था और ये स्ट्रिंग अपन ने दिया था, तो इस केस में तो उसने कर दिया है। और नीचे अगर कोई अपन कोड लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, नीचे अपन ने कोई क्या किया, कोड लिखा, दिस शुड बी वर्क, नीचे कोई अपन ने कोड लिखा, तो वो क्या करेगा, उसको रन करेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए यहीं पर हमने क्या किया, उसको खाली स्ट्रिंग पास किया, तो या तो अपन क्या करिए कि यहाँ पर अगर अपन ने कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो क्या होगा, अपन डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ सेट कर सकते हैं कि ब्लैंक जाए। तो इस केस में क्या होगा कि आगे का वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फॉल्स लिख दिया, रिटर्न, तो क्या करता है, फिर से वो एरर देगा, क्योंकि अपन ने यहाँ अपने ये जो टू अपर केस है वो किसका फंक्शन है, स्ट्रिंग का फंक्शन है। यहाँ मान लीजिए कोई अपन ने एरे दे दिया, ठीक, या फिर अपन ये भी देखते हैं, जैसे अपन ये बीच में आए, ठीक है ना, टू अपर वाली केस, तो ये क्या करता है कि यहाँ रिटर्न कर, क्या करा रहा है कि स्ट्रिंग दिया है अपन ने, है ना, इसको हटा देता हूं। अब क्या करते हैं, टू अपर वाला फंक्शन देखते हैं, तो यहाँ लिखा एनी। अब अपने को पता नहीं चल रहा है कि अपने को पास क्या करना है, तो अपन ने क्या कर दिया, एक एरे को ही पास कर दिया। इस केस में भी क्या करेगा, वो एरर देगा, तो हमारा जो आगे का कोड है वो ब्लॉक हो जाता है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक होता है ट्राई और कैच ब्लॉक, ये क्या करता है, हमारे एरर को हैंडल करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन लिखेंगे, हमको पता है कि कुछ चीजों में एरर आ सकती है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई और कैच। तो ट्राई यहाँ लिखेंगे, और जो कोड अपने को रन कराना है उसको क्या कर देंगे, यहाँ अंदर लिख देंगे ट्राई वाले ब्लॉक में, ठीक है। ये कंसोल डॉट लॉग, अब देखिए ये एरर दे रहा है क्योंकि ट्राई जो होता है वो अकेले नहीं चलता है, उसके लिए अपने को एक कैच ब्लॉक लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे CATCH कैच ब्लॉक, और वो लिखेंगे, ट्राई अकेले यहाँ रन नहीं करता है, इसका फंक्शन से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, ये अलग से मैं पढ़ा रहा हूं कि एरर को कैसे हैंडल करते हैं। तो इस केस में देखिए अपना क्या होगा, ये कोड रन होगा, ये टू अपर केस, यहाँ एरर आई होगी, है ना। तो एरर आई होगी तो क्या है कि अभी अपन ने कोई मैसेज नहीं लिया है, तो ट्राई किया, यहाँ एरर आई, तो कैच में अपन क्या लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग यू मस्ट टू पास एन स्ट्रिंग नेक्स्ट टाइम, अपन ने ये लिख दिया कंसोल डॉट लॉग। तो ये क्या करता है कि हमने मेथड में क्या किया है, एरे पास किया है, तो ये अपने को एरर दे रहा है, कोड को ब्लॉक नहीं कर रहा है। ट्राई कैच का अपने को फायदा क्या मिला कि वो कोड को ब्लॉक नहीं करेगा, अगर कुछ भी उसमें एरर आई है तो वो क्या करेगा, कैच ब्लॉक में डायरेक्ट भेज देगा, उसका कोड को रन करेगा, अगर रन करने लायक कोड नहीं है तो वो क्या करेगा, कैच में भेज देगा, और कैच में हम अपना यूजर डिफाइंड कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, या फिर ये क्या करता है कि मैं उसको एज अ आर्ग्यूमेंट भी देता है, मतलब एक क्या करेगा, कैच में आर्ग्यूमेंट देगा। तो कॉमनली इसमें क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, ई का मतलब एरर, और यहाँ क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पास कर देंगे ई। अब देखिए इसने क्या किया है, एरर दिया है, एरर अपने को प्रिंट भी कर दिया है कि किस लाइन में अपने को एरर है, और उसके बाद भी उसने कोड को ब्लॉक नहीं किया है, और ये वाली जो लाइन है ये भी वर्क कर रही है। तो जब भी अपने को पता है कि हम कोड लिख तो रहे हैं लेकिन कोई ना कोई एरर आ सकती है, जैसे कि अपन अगर कोई फॉर्म सबमिट करेंगे, जब आगे चल के देखेंगे, जब कोई फॉर्म सबमिट करेंगे तो क्या होगा,
अनसर्टेन रहेगा कि वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। मान लीजिए बीच में इंटरनेट ही बंद हो गया, तो जब अपने को पता है कि कुछ चीजों में एरर आ सकती है, तो उसको क्या लिखेंगे, ट्राई में लिखेंगे और एक कैच ब्लॉक बनाएंगे जो कि हमारे एरर को हैंडल करेगा। तो अब क्या होगा, अब देखिए, अभी जब हम क्या लिखते थे इसको नॉर्मली इस तरह लिखते थे, तो यहाँ क्या लिखता था, वो अनकॉज्ड एरर। लेकिन हमने क्या किया है, अब उसको उस एरर को कैच कर लिया है ना। तो अब क्या होता है, वो अनकैच एरर नहीं बता रहा है, वो बता रहा है टाइप एरर है अपना, और str टू अपर केस इज नॉट अ फंक्शन। मतलब ये जो अपन पास कर रहे हैं, अपन यहाँ से जो फंक्शन पास कर रहे हैं, जो वैल्यू पास कर रहे हैं, वो उस फंक्शन को अप्लाई नहीं होता है। मतलब यहाँ हमने क्या दिया है, एक एरे दिया है और उसका ये फंक्शन नहीं है, टू अपर केस ये जो फंक्शन है वो है ही नहीं। ठीक, तो ये अपने को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया है, एक कंसोल डॉट लॉग में अपन क्या कर सकते हैं, यूजर डिफाइन मेथड दे सकते हैं, मतलब मैसेज दे सकते हैं कि यू हैव टू पास अ स्ट्रिंग, यू हैव टू पास अ स्ट्रिंग। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एरर को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब भी अपने को संशय हो कि हम कोड लिख रहे हैं लेकिन इसमें कोई ना कोई एरर आ सकती है, तो उसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, अपना एरर को कैच कर लेगा और अपनी वैल्यू यहाँ पर सही से प्रिंट करेगा। ठीक है ना, मतलब आगे का कोड वो ब्लॉक नहीं करेगा, अपना कोड रुकेगा नहीं। लेकिन अगर आप एरर को हैंडल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपने एरर की है, उसके नीचे 200 लाइन का कोड लिखा है, तो आपका कोड यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा, आगे का कोड रन ही नहीं होगा। ठीक ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। था फॉर ऑफ और फॉर इन। फॉर, और यहाँ क्या करते थे अपन, क्या करते थे, एक वेरिएबल का नाम ले लेते थे, लेट एच ऑफ, ये यहाँ एरे का नाम देते थे और यहाँ अपन वैल्यू प्रिंट कराते थे। तो ये मैंने बताया था कि ये न्यूअर फंक्शन है और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्क नहीं करता है। लेकिन अपने पास दो पुराने फंक्शन है, पहला एक होता है फॉर ईच, ठीक, एरे डॉट फॉर ईच, और दूसरा होता है मैप, मैप फंक्शन। ठीक ना, तो एरे डॉट मैप फंक्शन। तो अपने को कुछ बिल्ट इन फंक्शन जावा स्क्रिप्ट में दिए हैं, जैसे कि एक है कौन सा, फॉर ईच फंक्शन, और एक है क्या है कि मैप फंक्शन। ये क्या करता है, दोनों एरे में काम आएंगे, दोनों एरे में काम आएंगे। तो जैसे अपन ने लिया है लेट एरे इक्वल टू, अपन ने एक एरे लिया, फर्स्ट ने यहाँ कुछ दे देते हैं, विनोद कॉमा राजेश कॉमा हर्ष। ठीक है, तीन मैंने वो दिया है। तो एक अपना जो फंक्शन होता है फॉर ईच, तो एरे डॉट फॉर ईच ये क्या करता है कि उतनी बार यहाँ के फंक्शन को कॉल कराएगा, जैसे ये फंक्शन जितनी की एलिमेंट है अपने पास, ठीक है ना, और वो तीन आर्गुमेंट लेता भी है। जैसे पहला लिया एलिमेंट, ये क्या करता है, देखो जब जब इसको आप पढ़ोगे ना, तो पहला क्या लेगा, वैल्यू देगा, जो एरे की एक एक करके वैल्यू देगा। सेकंड में इंडेक्स देता है जो नंबर टाइप का रहता है, और थर्ड क्या करता है, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे रिटर्न करके देगा। ठीक है ना, तो ज्यादातर अपन क्या कर सकते हैं, करते हैं सिर्फ एलिमेंट को अपन यूज करते हैं। तो अपने को प्रिंट कराना हुआ कि हमको एक एक वैल्यू करके प्रिंट करानी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डॉट फॉर ईच कंसोल डॉट लॉग ई डॉट, सॉरी ई को प्रिंट करा दिए डायरेक्ट। ई क्या है, एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट भी लिख सकते हो, जो भी आपको वेरिएबल लिखना हुआ, जैसे कि अपन यहाँ पर लिखते थे, कोई भी अपन वेरिएबल देते थे ना कि वैल्यू देते थे, है ना। यहाँ मैं दिखा रहा था आपको कि फंक्शन को जब आर्गुमेंट एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं, तो क्या करते हैं अपन कि यहाँ वेरिएबल देते हैं ना कि वैल्यू। वेरिएबल जब देते हैं तो एरर आती। तो ये क्या करते हैं, ये एक वेरिएबल है जो कि अपने को इस फंक्शन के अंदर मिलेगा।
तो अब इसको अगर रन कराएंगे तो क्या करेगा, वो एक एक करके सारे मेथड को रन कर देगा। लेकिन अगर हमको इसकी सारी वैल्यू को यहाँ स्टोर कराना है, ठीक ना, तो लेट ये फॉर ईच फंक्शन है। अब क्या होता है, फंक्शन है तो या तो वो रिटर्न टाइप का होगा या तो नहीं होगा। जैसे अपन फंक्शन यहाँ बनाते थे, तो या तो जैसे ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन क्या है, कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब ऐसा नहीं कर रहा है, यहाँ रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है, रिटर्न और a प्लस बी, ये ऐसा नहीं कर रहा है ना, तो ये num1 प्लस num2 रिटर्न कर रहा है, तो इसमें रिटर्न अपन ने फंक्शन नहीं लिखा है। तो सेम क्या होता है कि यहाँ जो ये फंक्शन अपन ने दिया है, तो यहाँ अगर अपने को रिटर्न कराना है, रिटर्न RETU रिटर्न ई, तो ये क्या करेगा, एरे डॉट फॉर ईच लूप फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं कराता है। जैसे लेट न्यू वैल्यू इक्वल टू, तो रिटर्न कुछ भी नहीं कराएगा, आपको जो भी काम कराना है इसके हर एक एलिमेंट में उसको प्रिंट कराना है तो आप करा सकते हो। और कंसोल डॉट लॉग, इसमें अपने को कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है ना। तो एक अपने को मेथड और देता है मैप, ठीक है ना। ये फॉर ईच लूप हुआ कि अपने को हर एक एलिमेंट के लिए अपने को लूप चलाना है। तो फॉर ऑफ, फॉर इन लूप ये नए आए हैं जो इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं चलते हैं, तो ये पुराना वर्जन डेवलपर यूज करते हैं फॉर ईच लूप का, ठीक है ना। एक और अपने पास जो मेथड है वो है मैप, एरे, ये क्या है अपना एरे ही है ना, एरे डॉट मैप। और मैप क्या करता है, वो भी एक फंक्शन एज अ आर्गुमेंट लेता है ई, और क्या करता है, ये रिटर्न कराता है ई, ठीक। अब क्या होगा, ये रिटर्न कराएगा तो एक नया एरे रिटर्न कराएगा, जैसे लेट न्यू एरे इक्वल टू। अब ये क्या करेगा, अपन न्यू एरे को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो ये रिटर्न भी करेगा, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे। तो ये क्या करेगा कि जितने भी एलिमेंट है उसको वो रन भी कराता है और साथ में कुछ ना कुछ रिटर्न कराएगा। तो मान लीजिए अपने पास एक है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स एक एरे है, इसमें जो पुराना वाला अपना एग्जांपल था, तो ऑब्जेक्ट हैं जैसे फर्स्ट नेम, FIRS नेम इक्वल टू राजेश, यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दिया हूं मैं, हर बार की तरह गलती, कॉमा लास्ट नेम, लास्ट नेम GUPT, सेकेंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम विनोद सिंह, ठीक। तो अपने को क्या है कि अगर किसी ने बोला कि ये यूजर की लिस्ट है, ठीक है ना, अब मेरे को सारे यूजर का फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये न्यू एरे है तो एरे में मैप फंक्शन लगाया और रिटर्न करा देंगे सिर्फ फर्स्ट नेम। तो ये क्या करेगा, एक नया एरे बना देगा, मतलब इस एरे में से कुछ भी इंपैक्ट नहीं करता है वो एरे क्या करेगा, एक नया एरे ही अपने को रिटर्न कर देगा, जिसमें कि अपने को सिर्फ उसके फर्स्ट नेम होंगे। ये राजेश और विनोद क्या है, उसके फर्स्ट नेम है। ऐसे अपने को लास्ट नेम अगर सिर्फ लेना है तो लास्ट नेम का एक एरे बना सकते हो। इसका यूज और भी कैसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपको एक एरे दिया है नंबर का, लेट नम एरे, नम्स का एक एरे दिया है और उसने क्या किया है, जैसे 2, 3, 4, ठीक। और हमको उसने बोला कि जो भी ये मैं नंबर का एक एरे दूंगा सबके मेरे को स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। मतलब 2 में 2 का मल्टीप्लीकेशन तो 4 चाहिए, 3 9, ये 6 का 36, 4 का 16, 8 का 64, तो मेरे को स्क्वायर का एक नया चाहिए जो एरे है
वो सबको मेरे को स्क्वायर करके दो। तो क्या करेंगे अपन इस केस में, नम्स को अपन मैप कराएंगे और वो एक एक करके सारे एलिमेंट देगा, और ई को अपन क्या करा देंगे, मल्टीप्लीकेशन, ई डॉट ई को रिटर्न करा देंगे। ठीक है ना। तो जो अपना न्यू एरे मिलेगा वो हर नंबर का क्या है, स्क्वायर अपने को मिलेगा। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं जो फॉर ईच और मैप का यूज करके अपन कर सकते हैं। मैप क्या करता है, एक नया एरे देगा जिसमें कितने एलिमेंट होंगे, उतने ही एलिमेंट होंगे जितने की अपना ने जिस एरे में मैप चलाया है वो। ठीक है ना। और क्या है कि उसके अपन एलिमेंट में कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और वो अपने को एक नया एरे देगा उस एक्शन के साथ। मींस अपन को अगर नाम की लिस्ट आई, यूजर की लिस्ट आई है, अपने को सबके फर्स्ट नेम निकालने या लास्ट नेम या पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी निकालनी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है।